Program is brought to you by Blue nahi, you. Don't say blue, say you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर, प्रोग्राम यूथ पार्लियामेंट के साथ। एमन कैसे हैं आप? ठीक हैं, फर्स्ट क्लास। आज का जो टॉपिक है, मैं समझ रहा हूं कि एमन के लिए जितने एमन ने आज तक प्रोग्राम किए उसमें मुश्किल तरीन टॉपिक होगा। क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल मुश्किल तरीन नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक और आजकल मतलब मेरी जो जनरेशन के लोग हैं उनके साथ ये सेम मसाइल हैं, तो इनफैक्ट मैं रिलेट भी कर सकूंगी इससे। ठीक है, ये प्रोग्राम यूथ पार्लियामेंट जब स्टार्ट होने जा रहा था रमज़ान में इस दफ़ा, तो कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने ख़ास तौर पे सोचे थे कि ज़रूर करूँगा। उनमें से आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कि किताब से और तारीख़ से नौजवानों की दूरी आखिर क्या वजह है। क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम जो है फेसबुक पे गुजर रहा है, सेल फोन पे गुजर रहा है, और नौजवान ये शिकायत करते हुए मिलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप कितनी देर जो किताब पढ़ती हो? टू बी ऑनेस्ट, मैं इतनी किताब नहीं पढ़ती। अच्छा। कोर्स बुक्स और ये जो इतनी बुक्स हैं, मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि टाइम नहीं है, आपकी कोर्स बुक्स इतनी होती हैं, खास तौर पे जिस तरह के मेरे सब्जेक्ट्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके अंदर मुझे 15-20 किताबें पढ़नी पड़ती हैं डिफरेंट मुल्क लाइक कंट्रीज़ की। तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल हो जाता है कि मैं टाइम निकाल के कोई और सेपरेट किताब पढ़ूँ। कोर्स बुक्स इतनी ज़्यादा होती हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो कोर्स की या सिलेबस की बुक्स की बात नहीं कर रहे, उनसे हट के हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से शायर हैं जिन्हें आपने पढ़ा है? मैंने साहिल लुधियानवी को पढ़ा है, मैंने फैज़ अहमद फैज़, और ये सब मैंने इसलिए पढ़ा है। अब इससे पहले कि आपको शक हो कि मेरी बात में सच्चाई नहीं है, मैंने आप शेर सुना दें कोई किसी का? मैं शेर सुना नहीं सकती, मैं ये बता सकती हूँ उनकी एक पोएम थी ताजमहल, साहिल लुधियानवी की, जिसके अंदर इस तरह का कुछ था कि ये बना के शहंशाह हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अच्छा। इस तरह का एक था, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैंने एग्जैक्ट कोट किया और ये सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे। खैर, जो हमारे गेस्ट को तारुफ करा रहे थे, हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। फातिमा हसन साहिबा जो है मारूफ शायरा है, हमारे मुल्क की एक उस्ताद भी हैं। पीएचडी की डिग्री आपको मिली? जी पीएचडी जी पीएचडी हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन में। अच्छा, मैथ्स कम्युनिकेशन में पीएचडी आप ही के शोबे में। अच्छा, दैट्स गुड। तो इससे पहले कि आप इनसे कुछ पूछे, मैंने जो शुरू में बोला क्या सही था? जी बिल्कुल सही है, आपने साहिर के इस नज्म का हवाला दिया है और सही हवाला दिया है। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। जी, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। अच्छा। बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या माने, सब जिन राहों पे हों सितवते शाही के निशा, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या माने। तो ये मैंने भी अपने बिल्कुल नौजवानी में पढ़ी थी और अभी तक मुझे इसकी लाइनें, और आखिरी शेर वो ये कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मज़ाक। क्योंकि इसमें ताजमहल को बहुत डिफरेंट तरीके से पेश किया, बहुत यूनिक तरीके से। बिल्कुल। खैर, पहले हम हमारे वैसे मेरी ख्वाहिश है ताजमहल देखने की और ज़रूर कोशिश करूंगा जाने की इस साल या अगले साल। मैडम, आपने ताजमहल देखा? कई बार। कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन का एक नादिर नमूना है। और फिर उससे वाबस्ता जो और बातें हैं, पूरी तारीख़ है, आपने तारीख़ का जिक्र किया, मुग़ल तारीख़, फिर मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ की तारीख़, फिर उसकी बेगम जो नूरजहाँ की मलका नूरजहाँ की भतीजी थी, भाई की बेटी थी, वो तारीख़। तो अगर आप ताजमहल की तारीख पढ़ लें तो मेरा ख्याल है कि मुग़ल तारीख भी ज़रूर पढ़ेंगे, और उस पर फिल्म भी बनी है, कितनी अच्छी फिल्म है। जी, हम पहले हमारे यूथ मेंबर्स का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ आज हमारे बहुत ही पुराने फाउंडिंग मेंबर और बहुत एक्टिव मेंबर मौजूद हैं, अली रज़ा खान। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं? जी, यूथ पार्लियामेंट से मेरा ताल्लुक़ जो है वो 7 साल, जो रिसेंटली 14 अगस्त को जो है वो सालगिरह भी आ रही है हमारी यूथ पार्लियामेंट की, तो फाउंडिंग मेंबर्स में हूँ। और रिजवान जाफ़र ने जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी यूथ पार्लियामेंट से, तो उस वक्त से इनका साथ दे रहा हूँ। जी, हमारे साथ और ये अली रज़ा जो है बहुत अच्छे डिबेटर भी हैं, बहुत पाकिस्तान के नंबर 1 डिबेटर रहे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों की कंपेयरिंग भी की अली रज़ा ने। तो अली रज़ा, थैंक यू, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। हमारे साथ आसरा जैदी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपने बारे में कुछ बताएं। वालेकुम सलाम। मैं A-levels की स्टूडेंट हूँ और स्पेशली इस टॉपिक पे मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि हर कोई समझता है कि रीडिंग ख़त्म हो रही है,
रियलिटी में ऐसा नहीं है. अब तक बहुत लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं. मुझे ऐसा लगता है आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है. मुझे भी बहुत शौक है. मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनको That's शौक है, great. एंड वो लोग आई गेस दबा दिए जाते हैं, एंड द नेगेटिव थिंग इज मोर डोमिनेटिंग. हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे. जी, हमारे जी. साथ मुस्तफ़ा अली भी मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं WIT हेड का IT का हेड हूँ. मेरा ताल्लुक ही टीचिंग की फील्ड से, यानी कि किताबों से, और किताबों से मुझे भी काफ़ी मोहब्बत है. किताबों का रुझान आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चली जी, हम रही इस पर भी गुफ्तगू बिल्कुल. करेंगे. यानी एमन के अलावा हम जितने लोग बैठे हुए ऐसी हैं, हम मैंने- सबको किताब से ये बहुत ज्यादा बिल्कुल दिलचस्पी गलत है. बात है. मुझे किताबों से दिलचस्पी है. है. फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी कोर्स बुक्स इतनी ज्यादा होती हैं कि मुझे और कुछ पढ़ने का ऐसा मौका नहीं मिलता. इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है. अच्छा, किताब पढ़ने का क्या फायदा है? मेरे जहन में अगर आप मुझसे पूछें किताब पढ़ने का क्या फ़ायदा है, मेरे ख्याल से इट्स आप एक दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगर आप उस किताब को फोकस करके पढ़ें. चाहे वो कोई भी किताब हो, चाहे वो आपकी कोर्स बुक हो, चाहे वो कोई सेपरेट बुक हो, अगर आप उस पर तवज्जो दें और उसे दिलचस्पी लेके पढ़ें तो आपकी इमेजिनेशन एक तो बहुत बढ़ती है. उससे आपको जो कैरेक्टर्स डिफरेंट मिलते हैं उससे आप आम जिंदगी में लोगों को समझते भी बेहतर हैं. जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं आप उनसे रिलेट भी कर सकते हैं जो आम जिंदगी में ठीक लोग है होते हैं. जी. किताब पढ़ने का क्या फायदा है? जो पहला फ़ायदा है कि आप अपनी किताब पढ़ते पढ़ते पूरी दुनिया का सफ़र कर सकते हैं. ऑल द थिंग्स कि आप जब सोचते हैं कि हम यहाँ जा सकें, हम ऐसे लोगों से मिल सकें, आप वो किताब पढ़ के वैसे कैरेक्टर्स वैसी जगहों से मिल रहे होते हैं. अगर हम कंपैरिजन करें इंटरनेट का, एक बुक आप इंटरनेट पे पढ़ लें और एक आप पेपर हाथ में लेके पढ़ लें, क्या डिफरेंस है? मेरे लिए तो कोई डिफरेंस नहीं, बिकॉज अब देखिए जब टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हो सकता है, अब लोग ख़रीदते नहीं तो वो इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं, एंड इट्स ईजियर, फ्री मिल जाती है. सिर्फ मसला ये कि इट्स मोर स्ट्रेनिंग, आपको बैठ कर, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो यू कैन नॉट रीड एनी मोर, उसका मसला होता है. हाथ में पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आता है, यू कैन कैरी इट एनीवेयर, और उसकी फील अलग है. हाँ, इट्स बिल्कुल. मोर पर्सनल. जी जी. आप क्या समझती हैं मैडम, क्या आजकल जो इंटरनेट वर्ल्ड के ऊपर यूथ जो है चली गई है और किताब से ताल्लुक कुछ महसूस होता है कि कम हो रहा है, आप क्या समझती हैं, क्या वजह क्या है? मैं ये समझती हूँ कि अगर रीडिंग हैबिट हो जाए और वो बचपन में होती है, यानी पेरेंट्स को, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों में मुताले की आदत डालें, और ये बचपन में अगर हो जाएगी और बच्चा जब तेज़ रीडिंग करेगा, यानी अगर आप तेज़ी से पढ़ सकेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा. और वो शुरू होती है ज़्यादा पढ़ने से और बचपन से. फिर वो कुछ भी मिलेगा वो पढ़ेगा, चाहे वो किताब की शक्ल में मिले, अखबार की शक्ल में मिले, इंटरनेट पे मिले, स्क्रीन पे मिले, राह चलते हुए साइन बोर्ड्स हो, वो पढ़ता रहेगा. हम तो जो छोटे थे तो जिस लिफाफे में सामान आता था उसे भी फाड़ के पढ़ते थे. तो ये रीडिंग हैबिट बचपन से. फायदा क्यों पढ़े? फायदा किताब क्यों पढ़े? अरे इससे ज्यादा तो ये मैंने बिल्कुल सादा सवाल इसलिए किया है कि ये पहुंच जाए बात. देखिए, पहली बात तो ये है कि सीखता है इंसान. जब दो तरह से सीखता है, मुताले से, मुशाहिदे से. और मुताला जो है आपके मुशाहिदे को सप्लीमेंट करता है, और मुताले से तेज़ी से सीखता है. जो कुछ आप अपने तजुर्बे से सीखेंगे बहुत देर में, वो बहुत से लोगों का तजुर्बा आपको एक किताब में मिल जाता है. और आपको जहां आप नहीं पहुंच सकते वो भी, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा कि बहुत से कैरेक्टर्स से हमको कैरेक्टर, यानी मैंने बड़ी नावलों से और कैरेक्टर्स को, लोगों के किरदारों को समझने में मुझे मदद मिली. जी ठीक है, बहुत एक्सीलेंट बात की. और आप बताएं किताब का क्या फ़ायदा है, अली रज़ा? देखिए, जैसा डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, बेशक इसके अलावा तो कोई, हम जो मुशाहिदे से आप चीज़ सीखते हैं वो जब आप उस जगह पे जाते हैं, लेट्स से कि अगर आप अभी ताजमहल की बात कर रहे थे, अगर मैं ताजमहल नहीं गया हूँ तो मैं उसके बारे में खुसूसियात उसकी नहीं बता सकता. लेकिन अभी हम में से 3-4 लोग ऐसे हैं कि जो ताजमहल नहीं गए हैं, लेकिन आप उसकी हर चीज़ बता सकते हैं. तो ये फ़ायदा आपको कहाँ से मिला? ये किताबों के थ्रू जो उसके ऊपर लिखी गई हैं. लेकिन ये चीज़ आप इंटरनेट से भी तो ले सकते हैं. तो देखिए, इंटरनेट अब आया है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर मैं क़तन उसकी मुखालफत नहीं करता कि इंटरनेट जो है वो किसी हद तक नुकसानदेह, लेकिन बहुत सा ज़ख़ीरा अभी भी ऐसा है, ख़ासकर अगर हम उर्दू अदब की बात करें, जो अभी इंटरनेट पे मौजूद नहीं है.
اور اس کو آنے میں میرا خیال ہے کہ ابھی بہت ٹائم لگے گا, تو جب تک کم از کم تو ہمیں کتابوں سے تو دوستی رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, مجھے ایمن کی خیر مجھے توقع نہیں تھی, آپ نے بڑی اچھی بات بولی خیر, کہ امیجنیشن کی جو انہوں نے بات کی یہ بہت زبردست بات تھی, کہ ہم جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی پہ ہماری جو ہم بلاک ہو جاتے ہیں ایک جگہ کے, کیونکہ ہم سوچ نہیں سکتے اس سے آگے, کیونکہ سب چیزیں تو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہمارا ویژن جو ہے آ کے رک جاتا ہے. کتاب جب آپ پڑھتے ہیں کہ جناب کتاب میں آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور آپ اس جگہ چلے گئے کہ گاؤں کا منظر ہے اور وہاں پہ جو ہے لہلہاتے کھیت نظر آ رہے ہیں, اور پھر ایک جو ہے وہ گھر ہے, کچا مکان بنا ہوا ہے, وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی جو ہے وہ کھڑکی میں آ کے کھڑی ہوتی ہے. بس اس لیے کتاب نہیں پڑھتے. بس ایک میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس امیجنیشن میں چلا جانا, یہ آج کل محسوس ہو رہا ہے کہ وہ نوجوان جو پورے دن نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں ان کی امیجنیشن پاور بڑی کمزور ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. کتاب کے ساتھ آپ کا اپنا امیجنیشن پاور کام کر رہا ہوتا ہے اور تیز کام کر رہا ہوتا ہے. مثلا مجھے ریڈنگ ہیبٹ ہے, تو میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوتی ہوں اور اگر اسی کو مجھے ٹیلی ویژن پہ دکھایا جائے تو مجھے مزہ نہیں آتا ٹی وی پہ, کیونکہ میں تیزی سے پڑھ رہی ہوتی ہوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جہاں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے, آپ یورپ جائیں, امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, وہاں لوگ ہاتھوں میں ایک میگزین اور ایک کتاب لیے رہتے ہیں. وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس اسٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کتاب, پلین میں بیٹھے ہوئے ایک کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ان کی ریڈنگ ہیبٹ ہے, وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے, اور پھر میری تو عادت یہ ہے اور یہ کہ میں رات کو ہاتھ میں کتاب لے کر سوتی ہوں, اور اب اس کتاب کو بستر پہ رکھنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اگر بستر پہ وہ کتاب نہ ہو تو تنہائی محسوس ہوتی ہے. اور اگر میں تنہا ہوں, جیسے لمبے سفر پہ نکلی ہوں اور تنہا نکلی ہوں, جگہ بدل گئی ہے, تو میرے ساتھ 1-2 کتاب چلتی ہے جو میرے بستر پہ اور میرے سفر میں ساتھ ہوتی ہے. اور مجھے پھر کسی تنہائی کی, یا میں کسی لوگوں سے سنتی ہوں کہ ہم بور ہو رہے ہیں, وہ بور ہونے کی فرصت کیا آپ نے زبردست سبجیکٹ چھیڑا ہے. میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا رضوان, کہ جب میں اب تو کچھ عرصے سے جب پروفیشنل ایکٹیویٹیز میں آیا تو لکھنا لکھانا میرا ختم ہو گیا, لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب میں لکھتا تھا تو اس وقت مجھے ریڈنگ یہ بہت کام آتی تھی کہ الفاظ کا چناؤ کیا لکھنا ہے. وہ ہمیں جو کلاسک تحریر ہیں ہماری اردو ادب کی, اور صرف یہ اردو تک محدود نہیں ہے, کسی بھی لٹریچر کی بات کریں تو وہاں بھی یہ چیز بہت ہیلپ کرتی ہے ہمیں. اصل میں اس کا ایک ریزن یہ ہے علی, کہ جتنا پڑھتے ہیں اتنا, جتنی ووکیبلری آپ کی بڑھتی ہے اتنا آپ کے خیالات بھی بڑھتے ہیں, وہ ذخیرہ بڑھ جاتا ہے آپ کا, آپ کی جو باؤنڈریز ہیں باؤنڈریز بڑھتی چلی جاتی ہیں. آپ نے غالب کو پڑھا, آپ کتنے ورڈز آپ کو مل گئے نئے, آپ نے اقبال کو پڑھا, کتنے ورڈز مل گئے. اقبال کے شعر, غالب کے شعر آج لوگ نہیں پڑھ پاتے. خیر, میں بھی ایک شعر, آپ سوچتے تو لفظوں میں ہے نا, اگر آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے تو جو آپ کے خیالات ہیں یا جو احساسات ہیں آپ ان کو ایکسپریس کیسے کریں گے, اس کا اظہار کیسے کریں گے, اس کو مجتمع کیسے کریں گے. ان کو اس خیال کو ایک شکل دینے کے لیے آپ کو الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور جب آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے, اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ مادری زبان میں ایکسپریشن, مادری زبان پہ عبور ضرور ہونا چاہیے. انہوں نے, علی رضا نے بہت صحیح بات کی کہ جب یہ لکھتے تھے تو ذخیرہ الفاظ کام آتے تھے, جب یہ بولتے بھی ہوں گے ڈیبیٹ میں تو انہیں ذخیرہ الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے. اور جس کے پاس بڑی ووکیبلری ہوتی ہے, زیادہ الفاظ ان کے ذہن میں جمع ہوتے ہیں, وہ اتنا ہی واسٹ سوچ سکتے ہیں. بالکل. آپ ایک شعر سنانے والے؟ میں شعر سنا دوں, پھر بریک کی طرف جائیں گے. جان ایلیا نے کہا تھا, جب تم آؤ گی کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں, میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو کتابوں پہ بہت ہی زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ شعر, اور مجھے بہت پسند ہے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ٹرینڈ آف بکس کی بھی بات کریں گے, جو انہوں نے ذکر چھیڑا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں جہاں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے, اور وہاں آپ اگر سڑک پہ نکل جائیں تو بکس نظر آتی ہیں. آج کتنا ہم اخبار پڑھ رہے ہیں, کتنی ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. This program is brought to you by You don't say, you say you.